ओके बेटा, यहाँ पे हम एम्ब्लेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन को देख रहे हैं। अब इसके नीचे से बेटा थियरी स्टार्ट हो रही है। यूनाइटेड नेशन का एम्ब्लेम ध्यान से देखो बेटा। अक्सर आप आजकल तो बहुत ही दिखाई दे रहा है ना, कोविड के टाइम पीरियड में हम WHO को अक्सर देखते हैं। उसका अपना भी लोगो है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। अब तो देखो, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्मेड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड पीस, बट द fact that the World War II occurred means that the League of Nations was a failure. At the end of the World War II on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. Its headquarters was to be in New York. Okay, हमको कम्प्लीटली वो सारे रीजन समझ में आ गए बेटा कि कैसे लीग ऑफ नेशन फेलियर साबित हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस से दुनिया को रियलाइज हुआ कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना ही चाहिए। और इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945, ये डेट हमको कम्प्लीटली याद रखनी है कि 24 अक्टूबर 1945 को बेटा यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, जहाँ पे सभी जो मेंबर नेशन से बेटा उनके फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। आपको इंडिया का भी फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला इस साइड से। ओके, ये सारे मेंबर नेशन है, ऐसे टोटल 193 मेंबर्स हैं। शुरुआत 54 मेंबर से और 50 नेशन से शुरुआती दौर में हुई थी बेटा। यहाँ पे देखो कि अमेरिका's effort to establish the United Nations had already begun from the time to join the Second World War. The American President Roosevelt made for the important announcement regarding the freedom while giving his messages to the American Congress with the intention of the human freedom, peace and security. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बेटा, उनकी एडवाइस से लीग ऑफ नेशन बना था। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एडवाइस से बेटा एक तरीके से वापस से एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने का गठन शुरू किया गया। उसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, ह्यूमन फ्रीडम्स यानी कि एक तरीके से आज़ादी, पीस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों की बात की। यहाँ पे देखो 4 ह्यूमन राइट्स दिखाए हैं उन्होंने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, एक तरीके से बोलने की आज़ादी बेटा, विचारों को रखने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म की आज़ादी, इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक रूप से बराबर। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है बेटा कि गरीबी में नहीं, लेकिन एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को जीना। तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को जीने के लिए उनके पास फूड है, शेल्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन देगा बेटा, तो वो देश की जिम्मेदारी में आता है। तो एक तरीके का बेटा आर्थिक आज़ादी की बात हो रही है, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, यानी खुद अपनी मतलब नीड्स को फुलफिल कर सके, उतना स्ट्रांग बनना। तो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात की है। और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। दुनिया के अंदर उस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए जैसे अभी कैसा है, अभी डर वाला माहौल है बराबर। बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे को मतलब पछाड़ने में, वॉर करने में, मतलब चाइना तो सोचकर ही बैठा है कि सबको लड़ा दूं और मैं तमाशा देखूं बराबर। लेकिन उसकी ये सोच गलत है, क्योंकि बोलते हैं ना हमेशा वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो यहाँ पे वही हाल है, कोई भी फिर इसमें अछूता नहीं रहेगा अगर ये एक बार शुरू हो गया तो यहाँ पे बेटा डर से आज़ादी, भय नहीं होना चाहिए। एटमोस्फियर सुरक्षा वाला होना चाहिए, पीस वाला होना चाहिए। बिना डरे इंसान जो है अपना आज़ादी से अपनी बात रखे, अपना काम करे बराबर, अपने रोजगार को चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रात को सो रहे हैं तो भी ये सोचे कि पता नहीं सुबह क्या होगा, सुबह हो जाए तो सोचेंगे कि रात तक क्या होगा। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये 4 जो है बेटा ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों को उन्होंने असेंबली में, अमेरिकन असेंबली में रखा कि भाई इस तरीके के इंस्टीट्यूशन का गठन होना चाहिए जिसमें इन बातों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जानी चाहिए। लेटर द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल प्रिपेयर्ड 8 पॉइंट एग्रीमेंट्स व्हाइल दे वेर ऑन अ शिप इन द अटलांटिक ओशन। और आखिरकार इस बात का मान रखते हुए बेटा रूजवेल्ट ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, चर्चिल है, उन्होंने अटलांटिक ओशन में शिप के ऊपर 8 पॉइंट का एग्रीमेंट तैयार किया। इस वजह से इस एग्रीमेंट को बेटा अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है बराबर, क्योंकि अटलांटिक ओशन में उन्होंने शिप के ऊपर ये एग्रीमेंट तैयार किया था। इस वजह से इसको अटलांटिक एग्रीमेंट कहा जाता है। द एग्रीमेंट इंक्लूडेड द मैटर्स लाइक मेंटेनिंग द फ्रीडम एंड सोवरेनिटी ऑफ द एवरी नेशन, पीस, सिक्योरिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड डिजार्ममेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर बेटा दुनिया के अंदर सुरक्षा की भावना, शांति की भावना, सिक्योरिटी, सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर की बात, डिजार्ममेंट यानी कि एक तरीके से मिलिट्रिज्म खत्म करने की बात बराबर, वेपन्स है, आर्टिलरी है, इनको कम करने की बात, ये सारे मुद्दे रखे गए।
कि भाई मतलब आर्ममेंट करने की जगह डिसआर्ममेंट किया जाए, ताकि डिफेंस के ऊपर जितना खर्च हो रहा है बेटा वो खर्च अगर एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इन सब के ऊपर किया जाएगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, है ना। वेपन्स का जखीरा जमा करने से कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन आज दुनिया वही कर रही है। पाकिस्तान जैसा देश, है ना, जो मतलब हर जगह देखा जाए तो दुनिया से पैसे मांग रहा है, उधार मांग मांग के अपना देश चला रहा है, लेकिन वो जो उधार लेकर जाता है ना, वो उधार भी वो कम से कम उसका 70% पार्ट आतंकवादियों के ऊपर और अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के ऊपर लगा दे रहा है। उसको कुछ नहीं पड़ी है कि उसके देश में लोग भूखे मर रहे हो, बराबर। तो ये चीज बेटा दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ देखो कि then the foreign ministers of Britain, America, Russia, China met in the Moscow for the world peace, which came to be known as Moscow Declaration। आखिरकार उस समय के वर्ल्ड के जो 5 मेन सुप्रीम सुपर पावर कंट्रीज थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके जो मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर, वो मॉस्को में मिले। उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1943 थ्री सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। आखिरकार तीनों सुपर पावर कंट्री ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया ने बेटा तेहरीन में मिले, जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 50 नेशंस प्रिपेयर्ड एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशन। आखिरकार यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट तैयार हुआ और ऑन अक्टूबर 24 1945 51 मेंबर्स नेशन डिक्लेयर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आखिरकार 51 मेंबर्स ने बेटा सम्मति दर्शाई और यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट of it. Since then 24th October is celebrated as the United Nation Day। और तभी से 24th अक्टूबर को बेटा यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बेटा हमेशा ईयर ग्राफ, टोटल मेंबर्स पूछे जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। इंडिया शुरुआती दौर से बेटा यूनाइटेड नेशन का मेंबर रहा है। यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आज के समय में 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के, है ना। अभी अभी इंडिया को वो 2 इयर्स वाली टेम्पररी मेंबरशिप मिली है। 193 में से इंडिया को 184 कंट्रीज का वोट मिला था, और इंडिया जो है बेटा अभी वो जो 10 कंट्रीज होते हैं ना 2 इयर्स के लिए टेम्पररी मेंबर्स बनते हैं, 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर है और 10 मेंबर्स हर 2 साल पे बदल जाते हैं बेटा, टेम्पररी मेंबर्स होते हैं वो। तो अभी भारत को उसकी मेंबरशिप मिली है, पहले भी मिल चुकी है कई बार। तो टोटल उस समय 193 में से 184 कंट्रीज ने भारत के फेवर में वोट डाला था और भारत को टेम्पररी मेंबरशिप दिलवाई है। ओके, अब आगे बढ़ते बेटा ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन को देखते हैं। द स्ट्रक्चर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू अचीव इट्स एम इंक्लूड द 6 ऑर्गन: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट। यहाँ पे हम मेन उसके 6 ऑर्गन्स को देख रहे हैं बेटा। ये ऑर्गन्स इनके सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। अब देखो एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे फर्स्ट है जनरल असेंबली। यहाँ पे आपको असेंबली का फोटो पिक्चर्स क्लियर दिख रहा है बेटा, जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस होता है उसकी असेंबली होती है, रोज न्यूज में डीडी पे हम देखते हैं ना 8 बजे से पार्लियामेंट की असेंबली शुरू होती है बेटा, डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आवर होता है, वाद संवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम, कभी कभी जूते चप्पल भी चल जाते हैं, बराबर। तो अपना ही मजा है, लेकिन नो डाउट यूनाइटेड नेशन में नहीं चलते, बराबर ना। दुनिया की सबसे सम्माननीय असेंबली है ये। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। इट इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स नेशन। एवरी नेशन कैन सेंड द मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस। ठीक है, जनरल असेंबली में जितने भी 193 मेंबर्स हैं बेटा वो मेंबर्स होते हैं। वो हर जो कंट्री बेटा वो अपने 5 मेंबर्स को यहाँ भेजता है। कितने मेंबर्स भेजता है बेटा? 5 मेंबर्स। लेकिन वोटिंग के टाइम पीरियड में 5 में से ओनली 1 वोट डाला जाता है, यानी हर कंट्री का 1 वोट। बट ड्यूरिंग द इलेक्शन ओनली 1 वोट फॉर ईच कंट्री इज काउंटेड, बराबर। लेकिन इलेक्शन में सिर्फ हर कंट्री का 1 वोट, भले उसके 5 मेंबर्स असेंबली में बैठते हैं, लेकिन वोटिंग यानी कि 193 कंट्री है तो कोई भी मुद्दे पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो वोटिंग के टाइम पे 193 मेंबर कंट्रीज के सबके 5 मेंबर्स बैठते हैं बेटा। लेकिन वोटिंग के टाइम पे एक ही वोट, भले 5 मेंबर है लेकिन वोट हर कंट्री का अपना एक ही वोट होगा, बराबर। तो उसी हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव वोटिंग्स का काउंटिंग होता है। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंडेड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन। इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंट बाय द सेक्रेटरी जनरल। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इस असेंबली में हर तरीके के मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होता है, बराबर। बजट तैयार होता है कि कितना खर्च करना है, जैसे
वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बराबर तरह तरह के उसके आगे हम सब डिपार्टमेंट्स देखेंगे बेटा। सब डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। एवरी ईयर एलोकेटेड द एक्सपेंस, हर साल कितना खर्च करना है, कितनी इनकम हुई है, ये सारा कैलकुलेशन किया जाता है बेटा। इट अटेम्प्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिजार्ममेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर, बराबर। इस असेंबली के अंदर बेटा सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाया जाता है। मानवीय अधिकार, किसी देश में अगर उसका हनन हो रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। दुनिया के अंदर ये जो आर्ममेंट की रेस लगी हुई है तो डिजार्ममेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल मैटर का सॉल्यूशन पीसफुल वे में कैसे लाया जाए, वो सारे डिस्कशन इस असेंबली में होते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन द जनरल मैटर्स। किसी भी जनरल मैटर में बेटा जो वोटिंग होता है उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, तभी बिल पास हो पाता है। अब सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देयर आर द 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस एग्जांपल लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा। ओके, यहाँ पे देखो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, शॉर्ट आंसर में आता है। और 2 इयर्स के लिए बेटा जो एंड इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 2 इयर्स बाय द जनरल असेंबली, दिस काउंसिल एंजॉय द ट्रिमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और बाकी के जो 10 कंट्रीज होते हैं, देखो यहाँ पे 10 कंट्रीज हैं, ये 2 इयर्स के लिए, जो अभी मैंने बोला ना कि भारत को भी अभी वापस से 2 इयर्स वाली उसकी मेंबरशिप मिल रही जनरल असेंबली में। 193 में से 184 कंट्रीज में हमारे फेवर में वोट डाला था। पहले भी हम कई बार इस जनरल असेंबली के मेंबर बन चुके हैं। दिस काउंसिल एंजॉय द ट्रिमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जो काउंसिल है बेटा, इसके हाथ में जो है काफी सत्ता होती है दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने की। It solves the problems and dispute of the nation peacefully through the negotiation and mediation. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot be take a decision on that. This power of the 5 permanent member is called the veto or the right to deny. Russia has used to veto power maximum number of times. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझने वाला है बेटा वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है राइट टू डिनाय, यानी कि ना कहने का अधिकार। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये अधिकार होता है बेटा। अगर पांचों में से कोई एक कंट्री भी है ना, सिंगल कंट्री भी अगर ना कहता है बेटा, वो अपना वीटो पावर यूज करता है, मतलब कि वो बिल पास नहीं होगा, बराबर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बार बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो 122 टाइम रशिया ने यूज किया है, फिर अमेरिका ने 82 टाइम यूज किया है, ब्रिटेन ने 32 टाइम यूज किया है, फ्रांस ने 18 टाइम यूज किया है और चाइना ने 4 टाइम। ज़्यादातर चाइना ने कश्मीर का मुद्दे पे पाकिस्तान के फेवर में अपना वीटो यूज़ किया है। ओके, और रशिया ने भारत के फेवर में अक्सर अपना वीटो यूज़ किया है, बराबर। और रशिया दुनिया के बहुत सारे मुद्दों पे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बार वीटो पावर अपना यूज़ करता रहा है। वीटो का मीनिंग क्लियरली रखना, राइट टू डिनाय, ना कहने का अधिकार। ओके, तो यहाँ पे ये इतना कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद जो है वो आगे का पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बराबर। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में क्या क्या है बेटा कि द काउंसिल इज कॉल्ड द इकोशॉक। द जनरल असेंबली अपॉइंटेड ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर फॉर 3 इयर्स। इकोशॉक के मेंबर्स बेटा 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस, रिलीजियन, कास्ट, रीजन। द काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो काउंसिल है बेटा ये अलग अलग जोन में बेटा किसी भी धर्म, जाति, ज्ञाति के भेदभाव के बिना सभी देशों के लिए काम करती है बेटा। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बराबर। नीचे आपको दिख रहा है WHO है, IMF है, बराबर, FAO है, ILO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। ये सारे जो ऑर्गन इसके डिपार्टमेंट है बेटा। WHO अभी तो कोविड के टाइम पे आप रोज ही देख रहे हो WHO, बराबर ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर बेटा ये कोविड के टाइम पीरियड में वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पहली बार इतने साल में WHO का जो कामकाज है वो थोड़ा सा शंकास्पद लग रहा है ना, कि इतनी बड़ी बीमारी जो फैलने लगी और वो काफ़ी 1-1.5 महीने तक क्लियर नहीं कर पाया वर्ल्ड के सामने कि किस तरीके की डिजीज़ है और इसके क्या बैड इफेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फंक्शंस देखेंगे बेटा कि वो क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ओके, थैंक यू।